नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स विद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य भारद्वाज, आदित्य और मेहर दीवान। आज की क्लास में हम लोग ग्रेड 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, और साथ में कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को करीब करीब खत्म कर दें, नहीं तो अगली क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसके मैं सोल्यूशंस अपने स्टूडेंट्स को भेज दूंगा, आप लोग उसको देख के साथ में लिख भी लेना और याद भी कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है इसको हम ध्यान से देखते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई ए कैमल, हालांकि ऐसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा, ऊंट के बारे में तो कोई भी नहीं सोचता है। व्हाई ए कैमल कैन रन इन डेजर्ट इजिली, ऊंट डेजर्ट में कितने आराम से दौड़ लेता है। व्हाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1000 टन, आर्मी की टैंक अगर 1000 किलो से ऊपर की भी है उसके पास चेन क्यों होती है। बॉर्डर पिक्चर देखी सभी ने, बॉर्डर पिक्चर में टैंके चलती हैं, उसमें चेन होती है, ऐसे घूमती रहती है वो। वाई ए ट्रक और ए मोटर बस हैज मच वाइडर टायर्स, ठीक है, ट्रक के अगर टायर देखोगे तो थोड़े चौड़े टायर होते हैं। वाई कटिंग टूल्स हैव ए शार्प एजेस, और कटिंग टूल के एजेस शार्प क्यों होते हैं, ठीक है। अगर हमें हैमर से मान लो कोई चीज ठोकनी है तो वो चीज हमारी शार्प क्यों होती है। In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concept. कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर आएगा, ठीक है। तो यहां से देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। नेट फोर्स की बात हो रही है। अभी तक हमने फोर्स पढ़ा, अभी तक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा, और फोर्स में फोर्स देने के दौरान उसमें होने वाले मोशन को भी पढ़ा। लेकिन अब हम उस फोर्स को पढ़ने जा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और आमतौर पे वो कौन सी डायरेक्शन होगी बेटा? 90 डिग्री वाली डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? परपेंडिकुलर, ठीक, ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पे थे इस वाली लाइन में, यहाँ से देखना। इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। उसी का दूसरा नाम क्या है? थ्रस्ट है। एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया, और एक दूसरा कंपोनेंट निकल के आया जिसको हमने बोला फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हमने बोला प्रेशर। एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंसर्न्ड, जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उसी पे एक्ट करेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस। सिचुएशन 1, यू विश टू फिक्स ए पोस्टर ऑन ए बुलेटिन बोर्ड। पोस्टर हमें फिक्स करना है एज शोन इन फिगर 10.3। To do this, you have to have pressed drawing pins with your thumb. To apply a force on the surface area of the head of the pin, this force is directed perpendicular to the surface area of the board. अगर बोर्ड ऐसे है तो फोर्स तुम्हारा अंदर की तरफ होता है। याद करो, तुम लोगों ने कभी कभी अपने बर्थडे के दौरान या अपने भाई बहनों के बर्थडे के दौरान बैलून को डबल टेप के साथ चिपकाया होगा। बैलून ऐसे रख के ऐसे नीचे लगाते हैं, जब भी फोर्स लगाते हैं या दीवार में कील डालते हैं या कहीं पे भी कुछ काम करते हैं चिपकाने का, या हम लोग इस पे बुक पे कवर भी लगाते हैं, कवर लगाते हैं ना, मेरी तो नहीं लगी हुई है, लेकिन जब इसमें कवर डालते हैं तो ऐसे स्टेपल करते हैं। तो स्टेपलर में भी जो फोर्स लगाते हैं वो सारे फोर्सों को याद करो, वो सारे फोर्सेस कैसे थे? हमेशा परपेंडिकुलर थे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री अंदर की तरफ, जिस सरफेस पे लगना है उस पे अंदर की तरफ। तो पोस्टर लगाते समय हमने कैसे बोला? ड्राइंग पिंस को विद योर थंब कैसे दबाते हैं हम लोग? यू अप्लाई ए फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन, पिन के हेड में राउंडेड पार्ट पे। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड। तो ये फोर्स कहाँ चला गया? अंदर की तरफ चला गया। पीछे से फोर्स लगाया तो कहाँ गया? अंदर की तरफ। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन ए स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। पीछे बड़े एरिया में फोर्स लगाया, आगे टिप ऑफ द पिन छोटी एरिया में फोर्स ट्रांसफर हो गया बड़ी एरिया से छोटी एरिया की तरफ, ठीक है। तो देखो हुआ क्या उससे। सबसे पहले तो फिगर देख लो, तुम में से कोई खड़ा है टाइम्स। अब आते हैं सिचुएशन 2 पे। सिचुएशन 2 देखो, यू स्टैंड ऑन ए लूज सैंड, ठीक है। तुम लोग वहां गए होगे, कोई कहीं गया समुद्र में नहाने गए हो तुम लोग, या मतलब वैसे ही मछलियां देखने के लिए गया कोई समुद्र? कोई नहीं गया? गया आदित्य तो गया है, आदि गया। आदित्य तुम गए हो? तुम तो गए होगे, तुम्हारे पापा कभी ना कभी तो ले गए होंगे। मेहर आप गए हो? दिल्ली से बाहर निकले कभी? कभी नहीं। तो समुद्र के किनारे जो होता है रेतीला माहौल होता है वहां पे,
रेत 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 होती है, तो उस पर हम लोग जब कभी खड़े होते हैं सैंड पे तो मिट्टी अंदर घुस जाती है, ठीक है, मिट्टी अंदर घुस जाती है, पर उसे भी हम लेट जाते हैं तो मिट्टी अंदर नहीं घुसती। वही वाली बात इसने बोली है, यू स्टैंड ऑन ए लूज सैंड, योर फीट गो डीप इनटू द सैंड, जो हमारे पैर हैं वो सैंड के अंदर चले जाते हैं। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, you will find that your body will not go that deep in the sand. In both the cases, the force exerted on the sand is the weight of your body. अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स दोनों ही केस में, चाहे तुम लोग बच्चों ऐसे लेट जाओ और चाहे तुम ऐसे खड़े हो जाओ, तो जो फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स ओवरऑल फोर्स क्या लगता है, m इंटू जी। क्या फोर्स लगता है नीचे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही फोर्स लगेगा नीचे, दोनों ही केस में लगेगा। अंतर क्या है, इस केस में सरफेस एरिया कम है, सिर्फ दो पैरों पे सारा का सारा फोर्स लग रहा है और इसमें इतनी बड़ी सरफेस एरिया है, तो इसमें फोर्स और कम हो गया, ठीक है, पैर वाले केस में ज्यादा हो गया। तो यहां पे हम एक चीज समझेंगे, यू हैव लर्न्ड दैट वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउन, ठीक है, वेट कौन सा फोर्स है जो कि एक्टिवली वर्टिकली, मतलब एक्टिंग कहाँ गया वो, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड, जैसे सैंड की सरफेस है तो आदमी ऐसे खड़ा है सीधा, तो कैसे फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यहां से डेफिनेशन लिख लो फटाफट से, इसकी डेफिनेशन लिखोगे थ्रस्ट की, फटाफट से लिखो। The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust, ठीक है। The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. हो गया, नहीं हुआ, लिखो, बोल बोल के लिखो, जल्दी लिखा जाएगा, जब भी लिखते हो बोल बोल के लिखो। हो गया, थ्रस्ट की डेफिनेशन लिखनी है बस। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। व्हेन यू स्टैंड ऑन ए लूज सैंड, अब ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि व्हेन यू स्टैंड ऑन ए सैंड, तो वाई योर फीट गोज डाउन इनटू द सैंड, वाई लाइंग डाउन योर बॉडी इज नॉट गोइंग डाउन इनटू द सैंड। तो इन सब के कारण अब यहाँ से देखते रहना, समझते रहना, सुनते रहना और साथ में याद करते रहना कि यहीं से आंसर बनेगा। व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, द फोर्स दैट इज योर वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द फीट। जब हम खड़े हैं तो फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, जो सरफेस एरिया एक्ट कर रहा है, किस पे कर रहा है, सिर्फ उस एरिया पे जो कि हमारे फीट के एरिया के बराबर है। When you lie down, the same force acts on an area equal to the contact area of your whole body. उस केस में जो पूरी बॉडी है उसके पूरे कॉन्टेक्ट एरिया पे कर रहा है, which is larger than your feet area. एरिया ऑफ द फीट से ज्यादा ही है कि नहीं है। Thus, effects of forces of the same magnitude on different areas are different. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सेम मैग्नीट्यूड का यानी सेम 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा दो अलग अलग केसेस में, एक में एरिया ज़्यादा है एक में एरिया कम है, तो बट ऑब्वियस है कि जिसमें एरिया कम है उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, उसमें फोर्स ज़्यादा लगता हुआ सा महसूस होगा, लगेगा ज़्यादा नहीं, लगता हुआ सा प्रतीत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम सोचो एक छोटी सी पिन से ऐसे मार दे और इतने बड़े हाथ से थप्पड़ मार दे, पिन अंदर घुस जाती है, हाथ का थप्पड़ खाली निशान बनता है। क्यों? क्योंकि हाथ का थप्पड़ बड़ा एरिया है कि नहीं, जिसका हाथ जितना बड़ा उसका थप्पड़ उतना ही कम लगेगा, नहीं लगेगा अगर सेम फोर्स से मारेगा तो। ऐसे पीठ में मारते ना ऐसे कुछ लोग, शाबाश बेटा, धूम धूम करते हैं, तो बड़ा मजा सा आता है। क्यों? क्योंकि बड़ी एरिया में लग रहा है। वही छोटी एरिया में मार दे कोई तो आदमी बैठ जाए नीचे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सेम मैग्नीट्यूड का अलग अलग एरिया पे लगेगा तो फोर्स भी अलग अलग हो जाएगा एक प्रकार से। तो वो फोर्स नहीं है, वही प्रेशर है, बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट, इफेक्ट डिफरेंट है। क्यों? Therefore the effect of a thrust depends on the area on which it acts. तो थ्रस्ट भले सेम हो लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, उस एरिया पे डिपेंड करता है। The effect of the thrust on the sand is larger while standing than while lying. The
तो ये आपका 1 नंबर में सवाल आ सकता है। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन स्टैंडिंग इज डैश वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, तो आपको बोलना है लार्जर। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, लिख लो प्रेशर की यूनिट नहीं डेफिनेशन। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो गया आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया। ठीक है, ये वाला लिख लेना बेटा, ये हो जाए तो बता दो। सर हो गया। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते। Substituting the SI of thrust and area in the equation 10.20, ठीक है, Substituting the SI unit of thrust and area in equation 2, हमारे पास क्या हो गया, यूनिट क्या है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है आपका प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आपको पता ही है, तो हम क्या करते हैं, नीचे की पावर जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो एम स्क्वायर जो है ऊपर चला गया तो क्या हो गया -2। तुम लोग ये समझ के रखना कि अगर मैंने न्यूटन मीटर टू द पावर -2 लिखा है तो इसका मतलब एक्चुअली में 1 न्यूटन मीटर टू द पावर -2 है। किसी के साथ 1 लगे ना लगे 1 होता जरूर है, भगवान दिखे ना दिखे होता जरूर है, एक ओमकार सब जगह होते हैं, तो ये 1 सब जगह मौजूद है। तो तुम कभी ये मत बोल देना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है ही, पर उसमें 1 भी लगा हुआ है। अब जैसे जैसे मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, ठीक है, किसी ने बोला भैया प्रेशर अगर 2 न्यूटन हो जाता तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ में आ गई, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक प्रकार से। इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेज पैस्कल, द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड पैस्कल, क्या बोलते हैं उसको, पैस्कल बोलते हैं, डिनोटेड बाई PA, ध्यान से रखना P कैपिटल है और A स्मॉल है, तो लिख लो पास्कल लिख लो आप। ये इसकी SI यूनिट है, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए न्यूमेरिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट एरियाज। एक अब एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग, ये लिख लिया पास्कल, SI यूनिट यही है, कोई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, क्या है पास्कल है। एक सवाल आ गया तुम्हारे सामने, तो बेटा जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं पहला काम हमारा ये होता है कि हमें सिस्टम को MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में करना पड़ता है, MKS सिस्टम में। MKS का मतलब होता है दोस्तों की यूनिट जो है आपकी मीटर, किलोग्राम और सेकंड के हिसाब से चलेगी। कहीं किलोमीटर दिया है तो मीटर में करना है, कहीं सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में करना है, ठीक है, उसी हिसाब से चलेगी। आपके सामने सवाल रखा हुआ है, मैं चाहूँगा कि एक बार आप ट्राई करो इसको। A block of wood is kept on a table top. The mass of the wooden block is 5 kg. मास दे रखा है, दो तरीके से रखा गया है, ठीक है, दो तरीके से रखा गया। सवाल अभी पूरा नहीं आया है, सवाल पूरा ला देते हैं, ठीक है, ये सवाल आ गया, पढ़ने में आ रहा है, अभी आ रहा है पढ़ने में, यहाँ से शुरू हो रहा है सवाल। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg, मास दिया हुआ है, इट्स डायमेंशन आर 40 × 20 × 10, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक on the table top if it is made to lie on the table top with its sides of dimension। पहले ऐसे रखा गया फिर ऐसे रखा गया, दोनों ही केस में आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, यानी क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है। फोर्स निकालने के लिए अगर आप उसकी यूनिट लेना चाहते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करोगे, ठीक है, करोगे, ट्राई करना चाहोगे महर, ट्राई करना चाहोगे बेटा? यस करो बेटा ट्राई, टाइम दे देता हूं मैं 3 मिनट,
3 मिनट से ऊपर समय नहीं मिलेगा, फिर मैं आ जाऊंगा इंटरवीन करने के लिए। चलो शाबाश। पहले फॉर्मूला लिखना है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। फिर एफ की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, दोनों ही केसेस में। पहले वाले ए को A1 लिख लो तो चाहे, दूसरे वाले ए को A2 लिख दो। एरिया का ए कैपिटल लिखना, छोटा नहीं लिखना। एक्सेलरेशन का ए छोटा होता है, एरिया का ए कैपिटल होता है। A1 में 1 जो है सबस्क्रिप्ट यूज होगी, नीचे लिखना है छोटा सा। किसी का आ जाए तो बता देगा। सर डन। दोनों दोनों का एरिया निकाल लिया, यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। और किसी का आया? फोर्स कितना आया बेटा? सर 49 न्यूटन। आंसर कितना आया तुम्हारा? सर पहले वाले का आया है 2415 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक सेकंड, 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर टू द पावर -2 होगा, पर मीटर सर स्क्वायर होगा। मैंने तो स्क्वायर ही लगा रखा है। अरे नहीं नहीं अरे स्क्वायर का ही लगा दिया। अभी देखो ना तुम, न्यूटन मीटर टू द पावर -2, ये माइनस दिखाई दे रहा है कि नहीं बेटा? देखो फोर्स क्या होता है, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, तो ऊपर न्यूटन आएगा, नीचे मीटर स्क्वायर आएगा ना। ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर टू द पावर -2 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर नहीं है वो, मीटर टू द पावर -2 है। यूनिट समझो, ओके सर। ठीक है, यूनिट सुधार लो। तो कितना आया तुमने बोला? 2450 न्यूटन टू द पावर, न्यूटन मीटर टू द पावर -2, ठीक है। ओके, दूसरे का कितना आया? सर दूसरे का आया 612.5 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। -2, अच्छा। 612 का डबल करेंगे तो 245 हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। और किसी का आया? आदित्य तुम्हारा आया बेटा? आदित्य कुमार आया बेटा आपका? सर मेरा यही आया कि पावर -2 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा, ये आपने एरिया निकाला। एरिया पहले वाले केस में कितना है? 20 × 10 कितना है? 20 × 10। अब लेकिन ये क्या है? सेंटीमीटर में। किस में है? सेंटीमीटर में। तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है? सेंटीमीटर का। तो अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करेंगे? 1/100 से, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1/100 का अगर मीटर स्क्वायर है तो ऊपर जाके वो डबल हंड्रेड बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा आपका 49 × 100, 2 बार हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 × 10, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो 4900 का हाफ, 4900 का हाफ कितना होगा? 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले केस की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे वाले केस में अगर तुमने थोड़ी सी गलती कर दी बेटा, पता है ये सवाल बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, इल्यूजन वाला। आदित्य भारद्वाज ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन इल्यूजन वाला था। ये जो फिगर दी है ना, फिगर के साथ ये मैच नहीं कर रहा है। तुमने ये वैल्यूज ली है? सर फिगर देखनी क्यों? फिगर नहीं देखनी, यही देखा तुमने, ठीक है, फिर तो सर बढ़िया। 20 × 10 को अपॉन 100 कर देंगे, वो 0.02 हो जाएगा। नहीं, 40 × 20 किया तुमने? हाँ सर। अच्छा चलो देख लेते हैं फिर। तो 40 × 20 × 100 × 100,
तो 0 0 0 0 कट गए, फिर 250 जा 49 इंटू 50, तो 2 2 जा 225 जा, फिर 2 1 जा 2 12.5 जा, तो 125 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 4 22 का 2, 2 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 5 6 1 2 5, एक डेसिमल लग जाएगा। बिल्कुल सही आया बेटा। देख लो आदित्य बेटा, नोट डाउन कर लो इसको कैसे करना है, ठीक है। बुक में भी सोल्यूशन दिया हुआ है, हालांकि बुक में भी सोल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे 0.02 दे दिया है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो और चाहे जो तरीका मैंने यूज किया है वो भी कर सकते हो। मेहर दिख रहा है? हो गया? सबका हो गया? कोई डाउट किसी को? आदित्य कोई डाउट? चले आगे बढ़े। Thus the same force acting on a smaller area exerts a larger pressure in the smaller pressure on the larger area. This is the reason why a nail has a pointed tips, knives have a sharp edges and buildings have a wide foundation. ताकि अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन वाइड नहीं होगी, चौड़ी नहीं होगी, तो क्या होगा? थोड़ा सा भूकंप आएगा और धम्म से बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ऊपर बिल्डिंग भले पतली होती जाए पर नीचे जो होती है वो चौड़ी होती है। ऐसे ही नाइफ के जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, ताकि पीछे से हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं और आगे वो फोर्स इतने प्रेशर में, ज़्यादा प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए कि उस चीज़ को काट दे। और इसीलिए यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट एक साथ लगाया है आपका। नेल का पॉइंटेड टिप है, नाइफ के शार्प एजेस हैं, बिल्डिंग के वाउट फाउंडेशन है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है असर्शन एंड रीजनिंग में, खास तौर पे ऐसे बोलते हैं ना असर्शन एंड रीजनिंग में। नाइफ हैज ए शार्प एज, असर्शन। रीजनिंग में प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, लार्जर द एरिया या स्मॉलर द एरिया हाईएस्ट इज द प्रेशर, ऐसे लिख सकता है। फिर चार ऑप्शन आ जाते हैं कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है, दोनों ही गलत है, ऐसे आते हैं ना असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो वहां पे ध्यान रखना, इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। अब आते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे होता है? तो जितने भी लिक्विड्स एंड गैसेस हैं इसको लिख लो, छोटी सी लाइनें लिख लो, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ये बस छोटी सी लाइन लिख लो बच्चों, कि तुम्हारे दिमाग में बात बैठ जाए कि फ्लूइड है क्या। तो सारे के सारे लिक्विड और जो गैस हैं वो क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। All liquids and gases are fluids. A solid exerts pressure on a surface due to its weight. Similarly, fluids have weight and they also exert pressure. वो कहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करती है बच्चों? तो वो दो जगह प्रेशर एक्सर्ट करती है। एक तो नीचे की तरफ करती हैं, जो नीचे का बेस है जिसके अंदर वो लिक्विड भरा हुआ है। जैसे मेरे सामने लिक्विड है, तो इसमें ये जो लिक्विड है दो जगह प्रेशर डाल रहा है। एक तो नीचे डाल रहा है, क्योंकि नीचे का पोर्शन ना होता तो लिक्विड निकल जाता, और साइड में वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी डाल रहा है, क्योंकि अगर ये वॉल्स ना होती तो भी लिक्विड बाहर निकल जाता। जिधर की वॉल निकाल दूं उधर से लिक्विड बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? तो कंटिन्यूअस वो दो जगह प्रेशर डाल रहा है, एक तो चारों तरफ भी डाल रहा है और जमीन की तरफ भी डाल रहा है। तो यहाँ पे इसने बोला लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और किस पे करता है? वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एंक्लोज्ड। प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ ए फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। क्या मतलब हुआ? कि कोई भी प्रेशर कन्फाइंड, एक ऑब्जेक्ट क्लोज्ड कंटेनर है, तो उसमें अगर प्रेशर होगा तो सब डायरेक्शन में लग जाएगा, सब डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है, अगर गैस होगी तो प्रेशर ऊपर की तरफ भी लगेगा। किसी भी इंसान को कहीं जेल में बांध दो तो वो हमेशा रास्ता ढूंढता है ऐसी जगह कि जहां से मैं निकल जाऊं बाहर। बोलो,
तुम लोगों को भी अगर डाल दें कहीं किसी रूम में तो तुम ढूंढते रहोगे ना, कोई तो शायद जगह मिल जाए, कोई तो रास्ता मिल जाए, शायद पापा मान जाए, मम्मी मान जाए, कोई कमजोर कड़ी मिल जाए। ऐसे ही हवा और पानी वो भी अपना रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो वो तो इंसान नहीं है, उनका तो दिमाग काम नहीं करता, वो देख नहीं सकते, तो बेचारे सब जगह जाते रहते हैं। ठीक है, पहले नीचे मारेंगे धक्का, तो नीचे ने बोल रहे कि भैया नहीं मैं नहीं जाऊंगी, फिर दीवार पे इस तरफ जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, फिर ऊपर कोशिश करेंगे, हर जगह टक्कर मारते हैं वो। पानी तो ऊपर टक्कर मारता नहीं, पानी तो नीचे मारता, पर हवा सब जगह मारती है। ठीक है, तभी तो ये बम फटते हैं। जितना टाइट पैक होगा उस हिसाब से बम फटेगा, धूम से फट जाता है। अभी तो दिवाली भी आ रही है, तुम लोग फोड़ोगे भी। ठीक है, ये वाली बात समझ गए। अब आते हैं बॉयंसी पे, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। बॉयंसी क्या है? तो बोल रहा है हैव यू एवर हैड ए स्विम इन ए पूल एंड फेल्ट लाइटर, हल्का हल्का सा महसूस हुआ। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम ए वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ द वाटर इज हैवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर। तो जैसे पानी कुएं के अंदर हम लोग करते थे बचपन में, तुम लोगों का तो मुझे नहीं पता, पर जैसे यहाँ पे पानी थोड़ा सा नीचे रहता है ना, तो रस्सी से यहाँ पे खड़े होके जब हम खींचते थे ना पानी, तो पानी के नीचे जब बकेट होती थी ना पानी के अंदर, तो बड़ी स्पीड में आती थी। जैसे ही वो बकेट पानी से बाहर आती थी, फिर बड़ी जबरदस्त ताकत लगती थी उसको खींचने। ऐसा होता था, आज भी होता है मेरे गांव में, जहाँ पे कुआं है, पर कुएं से पानी निकालते नहीं, अब लोग आलसी हो गए हैं, अब वहाँ पे मोटर लग गई है। ठीक है, और पानी भी उसका थोड़ा सा खराब सा हो गया है। तो felt that the bucket of water is heavier when it is out of the water. Have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in a water, but whether the same amount of iron and steel in the form of a sheet would sink? लेकिन छोटा सा एक पत्थर वगैरह या कुछ भी ऐसा डाल दोगे, जो लोहे की कोई चीज डाल दोगे तो वो डूब जाएगी। These questions can be answered by taking buoyancy in the consideration. Let us understand the meaning of buoyancy by doing an activity. तो ध्यान से देखना बच्चों, बॉयंसी क्या होती है। तो बोल रहा है ये एक्टिविटी आप लोग घर पे भी कर सकते हो। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल विद एन एयर टाइट स्टॉपर, पुट इट इन द बकेट फिल्ड विद वाटर, यू सी दैट द बॉटल फ्लोट्स, पानी तैर, बॉटल फ्लोट करने लग गई। पुश द बॉटल इनटू द वाटर, पुश करो, यू फील एन अपवर्ड पुश। ठीक है, ऊपर की तरफ धक्का मारता है पानी, बॉटल को हम नीचे धक्का मार रहे हैं और जैसे ही छोड़ रहे हैं खट से वो ऊपर आ जाता है। जबकि ग्रेविटेशन अंकल क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन अंकल काम नहीं कर रहे क्या? ग्रेविटेशन अंकल बोलते हैं कि भैया सब चीज को नीचे लेके आओ, धरती का ग्रेविटेशन, फिर भी देखो ऊपर आ जा रहा है वो, क्यों? यू विल फाइंड इट टू पुश व्हेन यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर, जितना डीपर उसको डालेंगे उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखो फ्लूइड किस डायरेक्शन में डाल रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डाल रहा है। किस पे डाल रहा है? जो बाहर है उस पर नहीं डाल रहा कि तुम पानी के बाहर और पानी बोल रहा है कि चलो मैं तुम्हें धक्का मार दूंगा, नहीं, जो उसके अंदर है उसको बोल रहा है कि भैया मैं नहीं रखूंगा तुमको जाओ बाहर। ठीक है, तो उसे प्रेशर तो दे रहा है। अब जिसका प्रेशर ज्यादा है वो जीत जाता है। अगर तुम्हारे डेंसिटी ज्यादा है तो तुम पानी में डूब जाते हो, अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो पानी डूबने नहीं देता है। द अपवर्ड force exerted by the water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till it is completely immersed. Now release the bottle, it bounces back to the surface. Does the force due to the gravitational attraction of the earth act on this bottle? If so, why does not the bottle stay immersed in the water after it is released? How can you immerse the bottle in the water? कैसे डालोगे उसको? तो ढक्कन खोल दोगे। आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या बोला इसने बोला द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉटल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा कहाँ है? ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कहाँ पे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो द बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाती तो है, बट द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स। ठीक है, ऊपर की तरफ,
thus the bottle is pushed upwards. We have learned that weight of an object is the force due to gravitational attraction of the earth. When the bottle is immersed, the upward force exerted, ठीक है, जो ऊपर का फोर्स एक्सर्टेड है वो क्या करेगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बच्चों, ये वाली बात समझ में आ रही है? जो अपवर्ड फोर्स लगेगा पानी से ऊपर की तरफ बॉटल पे, जो अपवर्ड फोर्स लगेगा पानी से ऊपर की तरफ, वो ग्रेटर होगा उसके वेट से, तभी तो वो उसको तैरा पा रहा है। अगर वो फोर्स उससे ज्यादा नहीं हुआ तो बॉटल तो डूब जाएगी। Therefore, it rises up and released. To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced. कैसा होना चाहिए? Balanced होना चाहिए. This can be achieved by an external applied force acting downwards. This force must at least be equal to the difference between the upward force and the weight of the bottle. इस बात को समझने की कोशिश करो कि पानी ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, ये कौन सा है? अपवर्ड फोर्स है, यूएफ लिख दिया मैंने, और ग्रेविटेशन अंकल ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया mg, ठीक है। लेकिन बॉटल तो बाहर आ गई, तो बॉटल को पानी में बने रहने के लिए अगर मैं ओवरऑल फोर्स की बात करूं तो इसमें ओवरऑल फोर्स क्या है? यूएफ माइनस mg। जो भी अपवर्ड फोर्स पानी से लगा उसमें से mg माइनस कर दो, तभी तो तैर रही है। तो ये जो डिफरेंस आएगा, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉटल को पानी में बने रहने देने के लिए। अगर उतना फोर्स में नहीं लगाऊंगा तो बॉटल पानी से बाहर आ जाएगी। समझ में आया? यहां पे देखो वही बात लिखी है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। किसके बराबर? इक्वल टू, एटलीस्ट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। द अपवर्ड फोर्स exerted by the water on the bottle is known as upthrust और buoyant force। ठीक है, तो लिख लो द अपवर्ड फोर्स exerted by any liquid, यहाँ पे वाटर की जगह पे क्या लिख दोगे? any liquid is known as, ये in the bottle छोड़ दो, या on any object लिख दो यहाँ पे। The upward force exerted by any liquid on any object immersed in it, ये भी लिखना है आपको उसी में, immersed in it। ठीक है, अगर वो उसमें इमर्स ही नहीं होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, बार बार थोड़ी लग जाता है, लग जाता है बार बार। सर, हाँ बोलो बेटा। सर अगर मैं बोतल के अंदर पानी भर दूं, हाँ वो फिर चली जाएगी? बेटा इस पे डिपेंड करेगा कि बॉटल का जो डेंसिटी है ना, बॉटल की जो अप डेंसिटी है, देखो बॉटल में जब तक पानी नहीं है तो बॉटल की डेंसिटी कम है। अगर बॉटल में पानी भर दिया उसके बाद भी अगर उसकी डेंसिटी कम है तो नहीं डूबेगी वो, और डेंसिटी ज़्यादा है तो डूब जाएगी। तो फिलहाल तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि बॉटल नहीं डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि पानी की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी आपस में बैलेंस हो गई। ओवरऑल मास की बात करो, ओवरऑल मास की बात करो तो इसमें पानी से कम डेंसर क्या है? प्लास्टिक है। पानी से कम डेंसर क्या है? प्लास्टिक है। तो अगर मैं एवरेज डेंसिटी की बात करूंगा इस पूरे प्रोडक्ट की तो क्या हो जाएगी? पानी से कम हो जाएगी। तो डूबेगी तो नहीं, पर आधी बॉटल पानी के अंदर रहेगी और आधी बॉटल पानी के बाहर रहेगी, कुछ ऐसा ऐसा सा होगा। समझ में आया? तो सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना वजन उसने घेरा है, सॉरी कितना वजन उसका है और कितने एरिया में, कितने वॉल्यूम में उसने घेरा है। पानी की डेंसिटी होती है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी का केस समझाता हूं आपको। पानी का केस तो बहुत सिंपल होता है, याद रखने लायक है, याद रखने लायक है। ठीक है, याद कर लो इसको। अभी जो फिगर दिखा रहा हूं इस फिगर से, इस फिगर के माध्यम से इसको याद ही कर लो।
तो जो अभी बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये मैंने आपके सामने बनाया 1 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि इसमें 1 ग्राम पानी डाल रहा हूँ, मैं क्या डाल रहा हूँ, 1 ग्राम पानी, तो वो 1 ग्राम पानी इसमें जैसे ही आएगा ये पूरा का पूरा क्यूब भर जाएगा, ठीक है। पानी को मैंने नापा 1 ग्राम, और मैंने बोल दिया कि पानी का 1 ग्राम असल में होता कितना है पता है, 1 ml। कितना होता है, 1 ml। और 1 ml मतलब एक बूंद, असल में बूंद नहीं होती, बूंद की तो कोई साइज ही नहीं होती। तुम बूंद की साइज बता सकते हो, वो तो डिपेंड करती है उसकी विस्कोसिटी पे। तुमने मान लो ऐसे करके कर दिया तो ज्यादा बूंद टपक गई, थोड़ा और ज्यादा कर दिया तो ज्यादा बूंद टपक गई, है ना। बूंद इतनी बड़ी भी तो हो सकती है, जो बारिश की बूंदे होते हैं फिक्स होती है क्या, वो फिक्स थोड़ी होती है। कभी बारिश हल्के हल्के होती रहती है तो आदमी चलता रहता है उसमें, जब बहुत ज्यादा होती है तो छाता लगा लेता है, जब बहुत ज्यादा होती है तो घर से ही नहीं निकलता है, ऐसा होता है ना। बूंद की कोई साइज थोड़ी है। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, मान लो कि बूंद की साइज है 1 ml। कितनी है, 1 ml, ठीक है। तो तुम में से कोई बीमार ना पड़े, भगवान ना करे, पर जब बीमार पड़ोगे और कोई कफ सिरप या वो पिलाता है तो उसमें रहता है ना 2 ml 5 ml, बहुत ज्यादा होता है, वो छोटा मोटा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। तो मैं मान रहा हूं कि एक बूंद 1 ml है, किसके बराबर है, 1 ग्राम के। और जैसे ही इसमें डालेंगे ये भर जाएगा, क्या भर गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन अगर तुम जिंदगी भर याद कर लोगे तो तुम्हें इसकी डेंसिटी याद हो जाएगी। डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम कब, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह घेरे। पानी की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलोरीमेट्री में, कैलोरीमेट्री एक टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में तुम लोग 11th में पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे, मतलब कोई कॉमर्स वाला है तो नहीं पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज वाला नहीं पढ़ेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई साइंस लेता है और वो पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि कैलोरीमेट्री में हम पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, वो भी 1 कैलोरी मानी जाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मतलब 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बढ़ाना है, टेम्परेचर उसका 1 डिग्री रेस करना है, और किसी भी टेम्परेचर पे नहीं, खास तौर पे 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर था, उस पर लेके जाना है। किसके कितने पानी को, 1 ग्राम को। तो 1 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी, उसके नीचे आग जो लगाई जाएगी ना, उस आग को भी नापा जा सकता है उसकी हीट को भी नापा जा सकता है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है, तो वो भी 1 कैलोरी होती है। तो आमतौर पे जो फिजिसिस्ट या फिजिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, वो आमतौर पे ऐसी वैल्यूज लेके चलते हैं कि सबके लिए समझने में आसानी हो। जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या लिया था हमने, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, याद है, 1/12 ऑफ C12 कार्बन एटम। क्यों लिया था, क्योंकि इसके रिलेशन में सबकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाती थी। तो सर ऐसे होल नंबर, क्या बेटा, होल नंबर्स में, हाँ होल नंबर आ जाता था ना। तो ऐसे ही इस केस में भी इसका है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और तुम नाप के देख लेना कभी, 1 लीटर पानी होगा मतलब कितने ml हो गया, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। ऐसे ही 1000 क्यूब लेके जाओगे तो 1 लीटर की बोतल भर जाएगी तुम्हारी, 1 लीटर की बोतल भर जाएगी। इसमें होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कई बार ऐसे कन्वर्जन के सवाल आते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब है। 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला क्यूब, और इसमें 1 ग्राम का पानी। तो पानी की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया, ये पानी यस का। सर, तो ये हो गई डेंसिटी। तो अब आप ओवरऑल डेंसिटी की बात करोगे तो इसका जो मास है, वॉल्यूम तो ज्यादा ही घेरा है इसने बोतल ने, है ना। इसमें तुम पानी डाल भी दोगे तो ओवरऑल प्लास्टिक तो हल्का ही है, तो ओवरऑल वॉल्यूम तो फिर भी कम हो गया, ओवरऑल डेंसिटी फिर भी कम हो गई, तो प्लास्टिक की बोतल नहीं डूबेगी पूरी। आदित्य बेटा आपको कोई डाउट, आदित्य कुमार कोई डाउट नहीं, ऐसी ब्लैंक लुक से देख रहे हो आप, मुस्कुरा भी नहीं रहे हो क्लास में।
समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, अभी तो आ रहा है। चलो ठीक है। तो बॉयंसी का लिख लिया तुमने, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, जो भी उसके अंदर इमर्स होगा, इज नोन एज अपथ्रस्ट और buoyant force. In fact, all objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. वो कितना भारी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Why objects float or sink? ये आ जाओ, तुम्हारा सवाल अभी यहाँ पे आंसर हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं स्पीड में थोड़ा सा पढ़ देता हूं ताकि आपको लगे। Why objects float or sink when placed on the surface of the water? Let us do the following activities to arrive at an answer for the above question. Take a beaker filled with water, take an iron nail and place it on the surface of the water. तो एक डूब गई, एक नहीं डूबी, कॉर्क नहीं डूबा। ठीक है, तुमने देखा ये नेल डूब गई, कॉर्क नहीं डूबा। तो अब इसका कारण बता दिया इन्होंने, यहाँ पे देख लेना। तो क्या कारण दिया इन्होंने बोला द कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक्स, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी डेंसिटीज डिफरेंट होती है। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिख लो इसको, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को बच्चों हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे पी बनाते हैं ना, वैसे जैसे पी सीधा बनाते हैं, फिर थोड़ा सा तिरछा पी होता है ऐसे, इसको बोलते हैं रो। डेंसिटी फिजिक्स में रो से डिनोट होती है। तुम लोग चाहे तो डी से भी कर सकते हो, डी इज इक्वल टू एम बाई बी। ठीक है, फॉर्मूला हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। The density of a cork is less than the density of water. This means that upthrust of the water on the cork is greater than the weight of the cork, so it floats. The density of an iron nail is more than the density of the water. This means that the upthrust of the water on the iron nail is less than the weight of the nail. एक में वो less है, so it sinks. Therefore, objects of density less than that of a liquid float on the liquid. The objects of the density greater than that of a liquid sink in the liquid. कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट करता है या सिंक करता है? क्योंकि सिंपल सा आंसर है, द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ ए लिक्विड, सो इट फ्लोट्स। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ ए लिक्विड, इट सिंक्स। सिंपल सी बात। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डन, आगे बढ़े। लिख लिया बच्चों? Why is it difficult to hold a school bag having a strap made up of thin and a strong string? देख लो, ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये फिजिक्स उसको नहीं पता है, कुली को, कुली होता है ना, उसको फिजिक्स नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसको इतना पता है इस सामान को उठाना कैसे है। ठीक है, अगर तुम्हें एक सूटकेस को हैंडल से उठाना हो, सिर्फ हैंडल से, तो उसका पूरा का पूरा फोर्स जो है इस पे आ जाता है, हाथों पे आ जाता है, और उतनी छोटी सी एरिया में तो उंगलियां जो है दर्द करने लगती हैं। लेकिन वही उस सूटकेस को उठा के तुम ऐसे सर पे रख लो, बीड़ा बांध के, पगड़ी बांध के, तो फिर फोर्स कम लगेगा, सर ले लेगा फोर्स उसका। किसी भी सामान को ऐसे उठाना ज़्यादा आसान होता है रादर देन ऐसे उठाना। ऐसे ही जो स्कूल का बैग है उसको तुम अपने कंधे पे ले लो, अगर उसकी पतली सी स्ट्रिप है, सिर्फ रस्सी बांध के दे दी गई है स्ट्रिप की जगह पे, मोटा और फोम है तो ठीक है, पर मोटा और फोम नहीं है, पतली सी रस्सी है, तो कंधों पे निशान बन जाते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय buoyancy? Buoyancy is defined as when an object is immersed in a liquid, there is an upthrust force on it exerted by the liquid. So this upward force is known as
buoyancy. Why does an object float or sink when placed in the surface of the water? It floats because the density of the object is less than that of a liquid and the density of the object is more. तो वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा. क्लियर हो गया, तीनों क्वेश्चन हो गए, आंसर लिख लोगे ना, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, मैं सोल्यूशन भेज भी दूंगा, ठीक है, देख के लिख लेना. तुम्हारे स्कूल में चैप्टर हो गया बेटा आदित्य कुमार? नो सर, अभी से स्टार्ट हो रहा है. स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हाँ चलो कोई नहीं. तुमने वीडियो देखी थी पुरानी वाली? हाँ सर, कल रात को देखी. ओके, कुछ समझ लगा था वीडियो देख के? हाँ सर. अच्छा, मतलब वीडियो काम कर रही है मुझे लगा वीडियो ऐसे ही है. चलो, तो यहाँ पे देखो बेटा, एक अब यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करी, एक नई चीज करी. इन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी है बेटा जिसमें इन्होंने क्या किया, रबड़ बैंड बांध दिया एक पत्थर पे और उस रबड़ बैंड का इन्होंने हिस्सा देख लिया कि कितना हिस्सा बाहर है, कितना हिस्सा बाहर है. फिर इन्होंने उस रबड़ बैंड के वाले पत्थर को एक पानी में डालने की कोशिश करी और जब इन्होंने पानी में डाला तो देखा कि जो इन्होंने यहाँ पकड़ा था वो इनको यहाँ पकड़ना पड़ गया, मतलब थोड़ा सा वेट कम हो गया, थोड़ा सा लेंथ और उसकी चेंज हो गई. उसको बोला इन्होंने इलोंगेशन. क्या बोला? इलोंगेशन ऑफ द रबर स्ट्रिंग. ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि जो वेट था इसका, जो कि वेट था, ऐसे तो mg लग रहा था इस पे, ऐसे नीचे इस पे कौन सा वेट लग रहा है? mg. यहाँ पे क्या लग रहा है? नीचे तो mg लग रहा है, लेकिन ऊपर क्या लग रहा है इस पे? बताओ, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? बॉयंट फोर्स लग रहा है. लग रहा है कि नहीं लग रहा? पानी इस पे बॉयंट फोर्स लगाएगा ना ऊपर, ठीक है. तो जब पानी बॉयंट फोर्स लगाएगा तो ओवरऑल मास इसका कम होगा कि नहीं होगा? तो हमने क्या देखा कि किसी भी सॉलिड को जब हम पानी के अंदर डालते हैं, किसी भी सॉलिड को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसका जो वेट होता है ओवरऑल, में मास गलत बोल रहा था, उसका जो ओवरऑल वेट होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उस पर पानी भी एक फोर्स ऊपर लगा रहा है. लेकिन ये बात तब घटित होती है, घटना तब घटती है जब वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हो, एज लॉन्ग एज पानी के अंदर हो. पानी के बाहर है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. यहीं से एक इंसान था आर्किमिडीज, तो बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल. वो यूरेका यूरेका बोल के उछल के भाग गया था, ऐसे बताते बिना कपड़ों के ही भाग गया था. वो बाथ टब में नहा रहा था, ऐसे पानी से भरा हुआ टब था, उसमें वो ऐसे कूदा, पानी बाहर आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया. साइंटिस्ट लोग तो कहीं भी आइडिया ढूंढ लेते हैं. वहीं से भागा वो. उसको राजा ने काम दिया था, एक क्या काम दिया था? राजा ने बोला था कि यार ये जो सोनार है हमारा, ये जो हमारे जो मुकुट है ना राजा के, इस मुकुट के में जो सोना यूज करता है वो क्या एग्जैक्ट सही यूज करता है क्या? तो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से यहाँ से उसको ये चीज निकल के आ गई कि भैया डेंसिटी से हम निकाल लेंगे, सोने की डेंसिटी से, कि कितना किलो सोना लिया उसने. बोला ना भैया 2 किलो का सोना है, मुकुट 2 किलो का है, तो 2 किलो के मुकुट से कितना पानी बाहर आएगा, कितना फोर्स उसका पानी के अंदर कम हो जाएगा, इससे उसने उसके अंदर मिलावट चेक कर ली. नहीं तो आज भी, उस समय ISI मार्क थोड़ी होता था कि तुम गए शादी की अंगूठी खरीदी, बोला ISI मार्क वाली चाहिए, बोला 10 साल भी बेचूंगा, 10 साल हॉल मार्क वाली. कौन सी? हॉल मार्क वाली, हॉल मार्क वाली अंगूठी. बोला इसमें तो हॉल मार्क है. क्यों? बोला भैया देखो सही है, मार्क ने ठप्पा लगा दिया, पर असल में उसमें सोना है कि नहीं है एक ही तरीका है जानने का. क्या है? पिघला दो उसको. जब पिघलाओगे तो सोना अलग हो जाएगा और कुछ मिलावट होगी वो अलग हो जाएगी, और कोई तरीका नहीं है. लेकिन आर्किमिडीज जी ने उस जमाने में, जिस जमाने में लोगों को इतना कुछ पता ही नहीं होता था, वहां से फाइंड कर ली इन्होंने. कैसे करी? ये देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सॉरी ये पीस ऑफ स्टोन तो हमने कर लिया, एक्टिविटी हमने कर ली, इलोंगेशन हो गया. तो हमें ये समझ में आया, हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी. अगर ये सवाल पूछा जाए कि भैया आपने बोला कि पानी फोर्स तो लगा रहा है, पर उसको नापे कैसे? ठीक है, अभी तक हमने देखा पानी की बोतल डाली, पानी ने फोर्स लगाया, वो चीज तैर रही है उसके ऊपर, पर वो फोर्स को नापा कैसे जाए? mg से तो मल्टीप्लाई करके हमने वेट नाप लिया, लेकिन उस पर जो फोर्स पानी लगा रहा है, बॉयंट फोर्स, उसको कैसे नापा जाए?
तो यहाँ पे देखो उसका तरीका निकाल के दिया आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने। What is the magnitude of the buoyant force experienced by a body? Is it the same in all fluids for a given body? कि अगर सारी की सारी एक बॉडी गिवन है, कि मैंने बोल दिया भैया मान लो ये मोबाइल ही मुझे डुबाना है, तो इसको मैं तेल में डाल दूं, दूध में डाल दूं, दाल में डाल दूं, पानी में डाल दूं, क्या सब में फोर्स इसका सेम लगेगा? इस पे बॉयंट फोर्स? क्या सभी लिक्विड सेम बॉयंट फोर्स लगाते हैं? क्या सभी बॉडीज जो है फ्लूइड में जो होती है वो सेम बॉयंट फोर्स एग्जर्ट फील करती है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, रोजी रोटी रहेगी तो केक भी खा लेंगे। What is the magnitude of the buoyant force experienced by the body? Is it the same in all the fluids for a given body? Do all the bodies? ये सवाल हो गए, इन सवालों के जवाब पे आते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब कहाँ पे है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों पहले तो इसको लिख लो तुम लोग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो, और जब तक तुम कॉपी कर रहे हो इसको तब तक मैं आप लोगों को सुना भी देता हूँ, पढ़ के सुना भी देता हूँ। When a body is immersed fully or partially in a fluid, मतलब पूरी फ्लूइड में गई है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भी चली गई है, it experiences an upward force. It experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. ठीक है, इसको अभी मैं समझाऊंगा आपको, ये आप लिख लो, देता हूँ आप लोगों को इसके बारे में, अगली क्लास में हम और डिटेल में जाएंगे। तो बेटा जब भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं, ठीक है, अब मान लो बेटा पानी पूरा भरा हुआ है, मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ पे अच्छा मिलेगा हमें, ये मान लो कौन सा वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है ना, ये मान लो ऐसे, यहाँ तक डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मान लो इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट डालें बेटा, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दें हम, तो ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे बना देता हूँ मैं बॉल का, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को, ये तो अब बोल लोगे सर बड़ा हो गया, इस ऑब्जेक्ट को मान लो मैं नीचे डाल दूं इसमें, तो जब इसमें डालूंगा तो तुमको लगता है कि अगर ये इसमें जा रहा है तो ये जो पानी है ये इतने ही लेवल पे रहेगा, ऐसा होगा क्या? नो सर, इसका लेवल बढ़ेगा, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो मान लो कि ये एकदम टॉप पे है या यहीं पे है मान लो, ठीक है, मान लो यहीं पे है जस्ट, तो जैसे ही मैं इसमें डालूंगा ये पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, जितना वॉल्यूम ये लेगा उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर गिर जाएगा, गिरेगा, जितना वॉल्यूम में ये अंदर गया, भाई वॉल्यूम थोड़ी चेंज होने वाला है, वॉल्यूम तो सेम रहता है ना, एक ये मान लो 4/3 पाई r क्यूब के फॉर्मूले से अंदर घुस गया, अंदर इतना वॉल्यूम लेके अंदर घुसा, तो उतने ही वॉल्यूम का पानी जो है बाहर निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने बोला कि जब भी कोई सॉलिड किसी भी लिक्विड में अंदर जाता है तो दो घटनाएं घटती हैं। पहली घटना ये घटती है कि उसका वजन कम हो जाता है, उसका जो वजन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम होता है? अभी अभी बताया था, क्योंकि उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, mg नीचे की तरफ लगता है, जो उसका वेट था पहले, जो भी उसका न्यूटन का वेट था वो वेट अब कम हो गया, उस पर अब वेट ऊपर की तरफ लगने लग गया, मतलब ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगने लग गया, तो ओवरऑल जो वेट है वो कितना हो गया? फोर्स माइनस स्मॉल f, ये बड़ा फोर्स मान लो mg है, ठीक है, और ये अपथ्रस्ट है, ठीक, तो ये फोर्स उसका नेट वेट हो गया, ठीक है, उस पर एक फोर्स लगा नीचे से ऊपर। इसको अगर नापना है तो कैसे नापेंगे? तो इसको नापने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि इसके वजन में जो कमी हुई होगी, इसके वजन में जो कमी हुई होगी, जितना पानी बाहर गिरा है जितना पानी बाहर गिरा है जितने वॉल्यूम का, उसका वजन अगर आप नापोगे तो वो इसके बराबर आएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो गया कोई? ध्यान से समझना फिर से, कि अगर मैं कोई सॉलिड किसी भी फ्लूइड में डालता हूं, पार्शियली या लिक्विड डालता हूं, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स,
उस पर एक फोर्स लगता है ऊपर, किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, उस लिक्विड के बराबर जो इसने डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया? जो उसका वॉल्यूम था, इसका जो भी वॉल्यूम था उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर फेंकेगा, उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर फेंकेगा। तो उस वॉल्यूम के लिक्विड का एक मास होगा, वजन होगा कि नहीं होगा? और वजन होगा तो उसका एक फोर्स भी होगा नीचे की तरफ, वही फोर्स ये फोर्स होगा। तो नीचे से पानी ने कितना फोर्स लगाया ये देखने की जरूरत नहीं है, पानी कितना बाहर आ गया उसको नाप लो, उसका वजन नाप लो, उसका फोर्स नाप लो, वो फोर्स इस फोर्स के बराबर है। समझ में आ गई बात? यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आदित्य भारद्वाज समझ में आ गया? यस सर। आदित्य कुमार समझ में आ गया? मेहर बेटा आपको आया? ओके। तो मेरे सारे यूट्यूबर्स के प्यारे बच्चों, आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूं और हम दोबारा मिलेंगे, इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अगर हैं तो उसको भी देखें और कुछ सवाल बचे होंगे तो उनको भी हम देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।